फिगर विजुअल है आप लोगों को, है ना? कल का जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की थी। कितने लोगों ने देखा है वीडियो? मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है कि सभी लोग देख भी पाए हैं कि नहीं, है? और मैंने मैसेज भी किया था कि इसको वीडियो को देख लेना, तभी हम आगे चल पाएंगे, है ना? कल हम बात कर रहे थे, सबसे पहले तो हमने बात की थी कि जो फ्रिंजेस हैं थिन फिल्म के केस में, वो हम कब देख पाते हैं? जब जो सोर्स है हमारा कैसा हो, एक्सटेंडेड सोर्स हो, है ना? एक्सटेंडेड सोर्स हो, नैरो सोर्स ना हो, कैसा हो, एक्सटेंडेड सोर्स हो, है ना? और एक्सटेंडेड सोर्स के केस में ही हमने दो डिफरेंट तरह के जो मेथड्स हैं उनको देखा था। वन वाज योर हेडिंजर फ्रिंजेस एंड अनदर वाज योर फिजाओ फ्रिंजेस, है ना? इन दोनों को हमने डिस्कस किया था। कल वाला क्वेश्चन तो आई डाउट कि वहां पर हो, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए if this represents your thin film and this one is your extended source, है ना? extended source है, एक single narrow source नहीं है, और light is incident in this way. extended means कि एक single source नहीं है, sources का set है। extended source means एक single source narrow source की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे sources जो है वो इकट्ठे हैं, है ना? सिंगल सोर्स नहीं है। तब जो सोर्सेज है, सेट ऑफ सोर्सेज दैट फॉर्म्स अ एक्सटेंडेड सोर्स, एक एक्सटेंडेड सोर्स बनता है। और इस केस में जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो कुछ इस तरह से रेज आपकी जाती हैं आगे, है ना? पैरेलल रेज, वो लाइक दिस। तो लगता तो ऐसा है कि ये कहाँ मिलेंगी, जाके आगे इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगी, तो वहां जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। बट वी वांट टू ड्रॉ इट समवेयर ऑन द स्क्रीन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं। तो कॉन्वेक्स कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो स्क्रीन के ऊपर हमें जो है यहाँ पे पैटर्न मिल जाता है ना? ठीक है, इससे हेडिंजर फ्रिंजेस, इस तरह से जो फ्रिंजेस हमें मिल रहे हैं उनको हमने कहा हेडिंजर फ्रिंजेस, है ना? हल्का सा वेरी जो कल वाला टॉपिक है, क्योंकि वो वीडियो की फॉर्म में गया है, तो मोस्ट ऑफ पीपल आई डाउट कि आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, है ना? तो आगे हम तभी चल पाएंगे जब हमें पीछे वाली चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, है ना? तो हेडिंजर फ्रिंजेस कुछ इस तरह से। और सेकंड इज योर EAU, फिजाओ फ्रिंजेस। इनकी बात करें तो ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, जब हमने किसकी बात की थी, वेज शेप्ड फिल्म की बात की थी, है ना? याद है कि नहीं? वेज शेप्ड फिल्म की दो ग्लास स्लाइड्स ली और दोनों के बीच में एक साइड पे दोनों के जो एंड्स हैं वो कनेक्टेड हैं और दूसरे एंड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? ठीक है, तो ये इस टाइम पे जो फ्रिंजेस बनते हैं उनको हमने नेम दिया है फिजाओ फ्रिंजेस, है ना? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों जो फ्रिंजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको याद हो तो ये जो वेज शेप फिल्म ने की थी, इसमें हमने दो तरह के केसेस लिए थे, रिफ्लेक्शन का केस भी लिया था और ट्रांसमिशन का केस भी लिया था, दोनों तरह के केसेस लिए थे ना? और सबसे पहले जो एक एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी दैट वाज फॉर पाथ डिफरेंस, किसके लिए आई थी? पाथ डिफरेंस के लिए। और पाथ डिफरेंस वाज योर 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ द एंगल आर, है ना? यही था ना? ठीक है, तो हमें ये पता है भैया, जब भी पाथ डिफरेंस चेंज होता है तो पाथ डिफरेंस के चेंज के साथ साथ में ही हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं।
पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब n लैम्डा है तो हमें क्या मिलता है, वहां पे डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं। रिफ्लेक्शन के केस में n लैम्डा है तो क्या मिल रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं। अगर 2n + 1 लैम्डा के बराबर ये वैल्यू आती है, ये पाथ डिफरेंस आता है, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। ये तो हमें पता है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये दो चीजें जो है दे कैन बी वेरीड, आइदर r और t। या तो हम थिकनेस को वेरी कर लें या फिर हम रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरी कर लें, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरी कर लें। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी हो रहा है वो हो रहा है इस केस में, हेडिंजर फ्रिंजेस के केस में। यहाँ पे जो फ्रिंजेस बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस चेंज हो रहा है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। पैटर्न तो तभी बनेगा जब पाथ डिफरेंस चेंज होगा, है ना। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द सार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑल्दो अगर यहाँ पे नॉर्मल आप ड्रॉप करते हैं तो ये जो नॉर्मल्स हैं, इन नॉर्मल के साथ में इनकी इंक्लिनेशन सेम है क्योंकि पैरेलल है रेस, है ना। तो इसे हम these fringes they are also called your fringes of equal inclination, fringes of equal inclination, नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कह देते हैं। किसको कहते हैं, इसे हेडिंजर फ्रिंजेस को, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी फिजाओ फ्रिंजेस की बात करें, ठीक है, जहां पे अब वेरिएशन आर की नहीं है, इसी एक्सप्रेशन पे देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो थिकनेस क्या था, इसको हमने सेम लिया था, टी वाज यूनिफॉर्म, दिस टी इट इज यूनिफॉर्म, थिकनेस वाज यूनिफॉर्म। किसी में चेंज आ रहा था, वो किस में था, आर में चेंज था, ठीक है। पर अगर इनकी बात करें, फिजाओ फ्रिंजेस की बात करें, यहाँ तो साफ दिख रहा है कौन सी चीज वेरी कर रही है, क्या वेरी कर रहा है, टी, थिकनेस वेरी कर रही है। और ये जो वेरिएशन इन थिकनेस है, ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रिंजेस बन रहे हैं, पार्ट डिफरेंस आ रहा है ना, पार्ट डिफरेंस मिल रहा है, चेंज हो रहा है पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल रहे हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। और फ्रिंजेस भी कैसे मिल रहे हैं, पहले वाला डार्क, उसके बाद ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट एंड डार्क, ठीक है ना। ये चीज हमने कर रखी है। वेज शेप्ड फिल्म के केस में जो फ्रिंजेस है कैसे बनते हैं हमें पता है। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहले वाला कौन सा होता है, डार्क। और ट्रांसमिशन की बात करें, अगर नीचे की तरफ लें, यहाँ माइक्रोस्कोप नीचे लगाएं, यहाँ से देखें, ठीक है, तो देन द फर्स्ट वन इज ब्राइट, है ना, जो एज के पास होगा वो कैसा होता है, ब्राइट होता है ना, ठीक है। अब इन दोनों ही केसेस के ऊपर बेस्ड दो एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। एक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो था न्यूटन रिंग्स वाला। कौन सा था, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। उसमें हल्का सा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग ने वीडियो देखा है, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा देखें। यहाँ पे डायग्राम अगर खुल जाती है तो, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के केस में वी हैव अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एज हियर, दिख रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का। ये लेंस हम यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं इसे, एक्सटेंडेड सोर्स बनाने के लिए इसे, है ना, ठीक है। इसके फोकस के ऊपर सोर्स रखेंगे ना, तो जो रेज हैं वो कैसी जाती हैं, पैरेलल जाती हैं। अब ये क्या हो गया, फिर वापस हो गया। ठीक है, तो इसके बाद कैसी है रेज, ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। ऐसे ही होता है ना, फोकस पे अगर रखते हैं सोर्स को, है ना, तो रेज कैसी जाती है, पैरेलल जाती है। देयर इज अ ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट को कितने पे रखते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। अब ये जो रेज हैं इस पार्शली क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो सॉरी ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये वाला पोर्शन भी रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये देख रहे हैं यहाँ पे, मैं ऐसे टच करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जो है प्लेनो एल इज योर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक साइड कैसी है इसकी, प्लेन है, और दूसरी कैसी है, कर्व्ड है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के ऊपर हमने ऐसे रखा है ना, हाँ? ठीक है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जो ब्लैक पोर्शन है बीच में, दिस इज योर एयर फिल्म, यहाँ एरो भी लगाया है ना, एयर फिल्म, ये एयर फिल्म है, ठीक है।
और ये जो लाइट है यहाँ पे, ये ना दोनों पोर्शन में, कौन सा, जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसका जो लोअर पोर्शन है वहां से, और जो ग्लास प्लेट है उसका जो अपर पोर्शन है वहां से, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। और वापस कहाँ जा रही है, फिर से माइक्रोस्कोप की तरफ, है ना, इस ग्लास प्लेट में से इसको पार करते हुए कहाँ एंटर कर रही है, माइक्रोस्कोप में। उसी तरह से यहाँ से भी, ठीक है। जब ये मीट करेंगी आपस में तो क्या बनाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, और पैटर्न कौन सा होगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी माइक्रोस्कोप को उठा के अगर मैं इसके नीचे लगा लूं तो ड्यू टू ट्रांसमिशन हो जाएगा, ड्यू टू ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसमें जो पैटर्न बनता है एक्चुअली वो कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। इसमें दिक्कत है, सेकंड जो इमेज है दैट इज मिसिंग। चलिए मैं ऐसे बना ही लेता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, ये टाइम कंज्यूम करेगा। तो न्यूटन रिंग के केस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपकी ग्लास प्लेट है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ पे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये दोनों पैरेलल होंगी एक दूसरे का ना। और यहाँ आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनने वाले हैं, जो क्योंकि कैसे है, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। सेंट्रल वन इज डार्क एंड देन इज ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, कुछ इस तरह के रिंग्स हमें बनेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन के केस में बिल्कुल इसके अपोजिट, जो रे ऑफ लाइट आपकी एंटर करती है यहां से, राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यहाँ से दो रेज आपकी मिलेंगी, आपको आपस में इंटरफेयर करेंगी, और जो पैटर्न बनेगा तो सेंटर वन विल बी योर ब्राइट, डार्क ब्राइट एंड लाइक दिस, ठीक है। ये हमें पता है, और ये क्यों हो रहा है इसके पीछे रीजन भी हमें पता है, हमने इसी कंडीशंस को देखा है ना। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, रिफ्लेक्शन वाली की बात करें, दिस वन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, न्यूटन रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, न्यूटन रिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इस केस में जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर आई एम राइटिंग थीटा, रिफ्लेक्शन के लिए आर इक्वल्स टू, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं तो ब्राइट फ्रिंज के केस में, ब्राइट फ्रिंज के केस में इट इज गिवन एज 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करता हूं देन दिस कंडीशन विल बी 2 म्यू टी कोसाइन ऑफ थीटा आर इक्वल्स टू n लैम्डा, n लैम्डा, ठीक है। इन्हीं कंडीशंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें जो फिल्म है वो कैसी है, एयर है, तो म्यू विल बी 1, म्यू विल बी 1, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो कॉज ऑफ थीटा इज 1, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कैन आई राइट इट एज म्यू टी इक्वल्स टू 2n+1 lambda by 2, and the second condition will be 2t equals to n lambda, n lambda, n lambda। ये रिफ्लेक्शन का केस है। और ट्रांसमिशन के केस में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ट्रांसमिशन के केस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इस केस में सबसे पहले तो हम इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री क्या है कि
ये अगर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस वन इज योर ग्लास प्लेट, कल का वीडियो थोड़ा सा देख लेना आप लोग, दिस वन इज योर ग्लास प्लेट, दिस डिस्टेंस लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, जहां पे थिकनेस t है लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, अगर यहाँ पे r है तो इस साइड पे भी ये क्या होगा, स्मॉल r ही होगा, इसे रिप्रेजेंट किया है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो अगर इसको मैं इसे एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा और प्लेन में एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल R, जिसकी रेडियस कितनी है, लेट दिस बी कैपिटल R, लेट दिस बी कैपिटल R, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी O, लेट दिस सेंटर बी रिप्रेजेंटेड बाय C, लेट दिस पॉइंट समवेयर हियर बी E, लेट दिस बी H, लेट दिस बी P, इन्हें कुछ नहीं दे देते हैं, और इसे अगर पूरा ऊपर एक्सटेंड कर लूं, लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय F समवेयर हियर, तो ये ज्योमेट्री है इसकी, है ना। इस ज्योमेट्री को यूज करेंगे और यहां से एक कंडीशन निकलने वाली है, इंपॉर्टेंट कंडीशन निकलने वाली है। कंडीशन क्या है, देखिए क्या ज्योमेट्री है यहाँ पे, ये कहता है कि भैया अगर इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं किसका, EP मल्टीप्लाइड बाई EH, by geometry this EP multiplied by EH, it says it should be equal to OE multiplied by EF, OE multiplied by EF, by geometry this should be same, this product should be same, ठीक है। अगर यहां पे आप देखेंगे this EP and EH they are same and they are equal to small r multiplied by small r equals to OE, as far as EF is concerned it can be written as, EF is concerned this portion is, this can be written in terms of OE, कैसे लिखेंगे हम इसे, total is your R plus R, this OF minus this OE is your EF, can I write it as OF minus OE, कोई दिक्कत है इसमें, so can I rewrite it as this OE is your T is the thickness, it equals to T, so T multiplied by OF is 2 times the capital R diameter minus T, ये जो quantity है this can be approximated to 2R, it can be written as 2R into T, क्योंकि जो radius है that is this diameter is comparatively larger in comparison to the thickness of the film, thickness बहुत कम है, very thin film we are taking, है ना, कितनी है, माइक्रोमीटर्स में हम ले रहे थे इसे, है ना, 10 to the power -6 meters, so it is very small, so we can approximate it to 2R, इस पोर्शन को हमने 2R assume कर लिया, है ना, approximate कर लिया, so we have this R square equals to this, or can I write it as 2T equals to small r square over capital R, ठीक है। अगर लास्ट वाली एक्सप्रेशंस देखेंगे, हमने कौन सा केस लिया था, रिफ्लेक्शन का केस लिया था, और वहां पे पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए हमने क्या लिया था, दैट केम आउट टू बी हियर इट वाज 2T इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यही था, और इस केस में डार्क फ्रिंज के केस में इट वाज 2T इक्वल्स टू n लैम्डा, यही था ना। इनको कंपेयर कर लीजिए, सबस्टिट्यूट फॉर 2T फ्रॉम दिस ज्योमेट्री हियर, जो कंडीशंस थी हमारी यहाँ पे इन वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करिए, जैसे आप सबस्टिट्यूट करोगे you will find an expression here, this R square divided by capital R equals to 2n plus 1 lambda by 2, and here R square by capital R equals to n lambda there. तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, कैन आई राइट इट एज R equals to square root of 2n plus 1 lambda by 2 multiplied by capital R, and for dark fringe the condition that becomes this small r equals to square root of n lambda into capital R, is it okay? ये कंडीशंस आ जाएंगी। ट्रांसमिशन के केस में ये कंडीशंस अपोजिट हो जाएंगी, ब्राइट फ्रिंज के लिए ये बन जाएगी और डार्क के लिए ये बन जाएगी, इज इट ओके, ठीक है। अच्छा, इस केस में if I substitute this n equals to 0 here, r comes out to be 0, किस केस में, डार्क फ्रिंज के केस में। अगर मैं यहां पे n सब्स्टिट्यूट कर दूं 0, then r comes out to be 0, that means the central 0 order fringe is your dark fringe. रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा ही आया था कि नहीं, रिफ्लेक्शन के केस में हमारा जो फ्रिंज था that was
दैट वाज द सेंट्रल वन वाज n इक्वल्स टू 0 है, ये n इक्वल्स टू 0, दिस इज डार्क वन, डार्क वन। ऐसे ही आया था ना रिफ्लेक्शन के केस में। और ट्रांसमिशन के केस में ये कंडीशन अपोजिट हो जाती है ना, ठीक है, ये कंडीशंस आपस में क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए वहां पे हमें क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक तो हमने कल का जो वीडियो है उसमें कर लिया था। ट्रांसमिशन का केस में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, उस वीडियो को देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत। इसमें एडिशन करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, रिफ्लेक्शन का ही केस लेते हैं। और रिफ्लेक्शन के केस में जो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट रिंग, सॉरी रिंग, फ्रिंज ना कह के हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ब्राइट रिंग की बात कर रहे हैं ना। ब्राइट रिंग के केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी, दैट सॉरी फॉर दिस रेडियस स्मॉल r दैट केम आउट टू बी, स्मॉल r that came out to be 2n plus 1, चेक करना, lambda by 2 and capital R its square root, यही था। अगर इसका डायमीटर निकालना हो तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस है, 2 यहाँ पे है तो यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे भी 2 है, तो कैन आई टेक इट इनसाइड एज 2n plus 1 lambda R, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, ब्राइट रिंग का केस है। उसी तरह से अगर मैं डार्क रिंग की बात करूं तो डार्क रिंग के केस में जो डायमीटर है दैट कैन बी रिटन एज r, कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ n lambda r, as far as d is concerned it will be 2 times this n lambda r, चेक करना यही है कि नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये डायमीटर क्यों ले रहे हैं, देखिए थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा डायमीटर का केस भी, हम डायमीटर क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। जो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ wavelength of the monochromatic source used, chromatic source used। बुक में सोडियम लिखा है, सोडियम लैंप लिखा है, अगर सोडियम लैंप यूज कर रहे हैं तो उसका आएगा, ठीक है। उसकी जगह पे कोई और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वेवलेंथ आएगी, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम लिखना जरूरी नहीं है, जो आप यूज कर रहे हैं दैट यू कैन राइट देयर, उसकी वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तरीका क्या है निकालने का। इन दिस केस, इसे ध्यान से देखना बेटा, मैं बात करूंगा सिर्फ डार्क वाली, किसकी बात करूंगा, डार्क फ्रिंजेस की ही बात करूंगा, है ना। रिफ्लेक्शन का केस है, ध्यान से सुनना, इसको समझना। रिफ्लेक्शन का केस है, और रिफ्लेक्शन के केस में मैंने कोई ये फ्रिंज ले लिया यहाँ पे डार्क वाला, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर निकाल लिया, लेट इट बी dn, लेट इट बी dn, इसका डायमीटर कितना है, dn, ठीक है। इसके बाद कुछ एक फ्रिंजेस और ले लिए, वन मोर फ्रिंज, और उसका जो डायमीटर है लेट इट बी dm plus n, दिस वन। एक 10th ले लिया और एक 15th ले लिया, उसमें क्या दिक्कत है, dn is 10th and dm plus n is 15th, आपकी मर्जी है, इट कैन बी 20th ऑल्सो, ठीक है, आपके दैट डिपेंड्स ऑन। तो डायमीटर के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास है यहाँ पे, कैन आई राइट इट एज dn इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज, किसकी बात कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज, ठीक है। सो कैन आई राइट इट एज डायमीटर ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज लिया हमने कोई, it can be 10th, and for that diameter that can be written as dn equals to, क्योंकि डार्क की बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होगी, so can I write it as 2 times n lambda r, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इट विल बी 4n lambda r, कोई समस्या है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं दिस dm plus nth रिंग की, 15th रिंग की बात करते हैं, है ना। सो डायमीटर ऑफ
डी एम प्लस nth डार्क रिंग, किसकी बात कर रहे हैं? डार्क रिंग की बात कर रहे हैं, ब्राइट नहीं लेना है, डार्क रिंग की बात कर रहे हैं, तभी वो इक्वेशन लगा पाएंगे, वो कंडीशन लगा पाएंगे, है ना। तो m प्लस nth की बात कर रहे हैं, तो कैन आई राइट इट एज डी एम प्लस n इक्वल्स टू, so instead of writing there n, I will be writing this as 2 times the square root of m plus n lambda into r. कोई चीज अगर चेंज हो रही है तो कौन सा चेंज हुआ यहाँ पे? ऑर्डर, बाकी चीज तो सेम रहेंगी, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, सो डी एम प्लस एन इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 times this m plus n lambda r. Can I write it like this? स्क्वायर लिया है और कुछ नहीं किया है, डायमीटर लिखा है m प्लस nth के लिए और उसका स्क्वायर ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1. Where is the square there? Sorry, this one is square. dn square even. भूल गया यहाँ पे ना. This one is dn square. So take the difference. Let this be equation number. Let this be equation number 1. Let this be equation number 2. Let this be equation number 3, and let this be 4. 4. Subtract 3 from 4. Subtract 3 from 4. Subtract equation number 3 from 4. While you subtract it, it will come out to be dm plus n square minus dn square equals to 4 times m lambda r. चेक करना जरा, यही आ रहा है, यही आएगा, यहां से लैम्डा निकल जाएगा इजीली, लैम्डा को एक साइड पे रहने दो, बाकी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाओ। सो कैन आई राइट इट एज लैम्डा इक्वल्स टू dm plus n square minus dn square divided by all things that 4mr. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता है आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, डायमीटर ऑफ nth रिंग एंड डायमीटर ऑफ m प्लस nth रिंग, वो आप माइक्रोस्कोप से निकाल लेंगे। 10th रिंग का डायमीटर कितना है, 15th रिंग का डायमीटर कितना है, ठीक है, उनका स्क्वायर ले लीजिए, इजी है। एंड दिस m is 15 minus 10, 5. अगर 15 ले रहे हैं तो 15 minus 10, अगर 20 ले रहे हैं तो 20 minus 10, then it will come out to be 10 there, ठीक है। In this way you can determine the wavelength of the monochromatic source use, जो अभी आप सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू डिटरमिन the refractive index. भैया अभी तक तो हमने एयर की बात की थी, किसकी बात की थी? एयर की बात की थी, हमने म्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया था, we had substituted म्यू 1 there, किया था कि नहीं? that was your 2t म्यू कोसाइन ऑफ r थीटा, ऐसा ही था ना, ठीक है। तो अब ये जो 2t म्यू है ना, तो जब आप 2t के लिए वैल्यू r स्क्वायर ओवर कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, then that mu simply move to the denominator on the other side. Means अगर इस डिनोमिनेटर, इसकी डायमीटर की बात करूं, dm plus n square की बात करूं, so it will be your 4 times m plus n lambda r divided by mu. और dn square की बात करूं, then it will be your 4n lambda r divided by mu. We will sit in the denominator on the other side. आप चेक कर लेना है, अगर आप वहां पे म्यू 1 सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, so mu will sit in the denominator on the other side there. चेक कर लेना है, is it okay? इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, टेक द डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लो वहां पे एयर नहीं है, आपने उसको किस में इमर्स कर दिया? वाटर में इमर्स कर दिया। अब जो फिल्म है दोनों के बीच में कौन सी होगी? क्या ट्रैप हो गया बीच में? एनक्लोज हो गया, वाटर एनक्लोज हो गया। पहले एयर थी, अगर आप उसको पूरे ऑपरेटर्स को किस में डाल देते हैं? वाटर में डाल देते हैं या किसी ऑयल में डाल देते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर उसमें डाल देते हैं तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इंक्लूडेड, है ना, दिस म्यू विल बिलोंग टू दैट, है ना, एयर का नहीं होगा, उसका होगा। इज इट ओके? ठीक है, इनका डिफरेंस ले लीजिए। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, कौन सी है इक्वेशन है? 5th and 6th. So 5 minus 6, subtracting 6 from 5,
So can I write it as dm plus n whole square minus dn square equals to, again this will be your 4m lambda r divided by mu. कोई समस्या है इसमें? सिर्फ म्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो वही है डिफरेंस जो पहले वाला है, सिर्फ म्यू एक्स्ट्रा है। अब इस म्यू को यहाँ ले आइए, बाकी चीजें दूसरी साइड पे लेके जाइए, रिफ्रैक्टेंट एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं, है ना? जिस मर्जी का निकालना है, ऑयल का निकालना है, जिस मर्जी का निकालना है, यू कैन कैलकुलेट दिस म्यू इक्वल्स टू दिस dm plus n whole square minus dn square divided by this complete quantity 4, ऐसा ही है ना, म्यू goes there, oh sorry it will sit in the denominator, ऐसा नहीं होगा, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, sorry. So can I write it as mu equals to 4m lambda capital R divided by dm plus n square minus dn square. तो भैया इसमें सबसे पहले तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए, ठीक है? ऑर्डर यू कैन फाइंड आउट, ऑर्डर आप निकाल लेंगे, डायमीटर में निकाल लेंगे रिंग्स का, इज इट ओके? तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने का। एक तरीका और भी है, वन मोर वे इज देयर, आप एक काम करिए, यू डू लाइक दिस, यू जस्ट फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ अ पर्टिकुलर रिंग इन ईयर। एक पर्टिकुलर रिंग ले लिया आपने, ध्यान से सुनना है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला और भी है, एक तरीका और भी है। क्या है कि आपने क्या किया, पहले एयर फिल्म ली, सबसे पहले क्या किया, एयर फिल्म ली और उसमें एक पर्टिकुलर रिंग को सिलेक्ट कर लिया, सपोज 15th रिंग, डार्क रिंग को सब्स्टिट्यूट आपने कर लिया, है ना? तो एयर के लिए हमें पता है डायमीटर इज गिवन एज 4m lambda कैपिटल R, यही है, सॉरी n lambda कैपिटल R, m लिखने के लिए n lambda कैपिटल R, यही है ना फॉर्मूला। अब इसको उठाया और किसमें इमर्स कर दिया, लिक्विड में इमर्स कर दिया, है ना? कौन सा लिया था हमने, 15th रिंग, याद रखना है 15th रिंग। तो अगर लिक्विड में किया देन दिस विल बी dl इक्वल्स टू 4n lambda कैपिटल R डिवाइडेड बाय म्यू, क्योंकि उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो म्यू विल बी इंक्लूडेड देयर, इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? पहले एयर फिल्म और उसके बाद क्या कर लिया, उसको वाटर में इमर्स कर लिया, पर रिंग आपने कौन सा देखना है, nth देखना है। अगर पहले 15 देख रहे हैं तो अभी 15 देखना है, पहले अगर 20 देख रहे हैं तो अभी 20th वाले का ही डायमीटर देखना है, ठीक है? इनकी रेशियो ले लीजिए, टेक देयर रेशियो, इनकी रेशियो ले लेगो तो इट विल कम आउट, सॉरी दिस इज स्क्वायर नॉट DE, स्क्वायर ऑफ दिस, है ना, सॉरी, अदरवाइज वहां पे स्क्वायर रूट आ जाता, ठीक है? सो कैन आई राइट इट एज DA ओवर DL इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू। चेक कर लेना, दिस इज सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? इसमें से कुछ चीजें जो है आप लैब में करने वाले हैं, इज इट ओके? यहां स्टॉप कर दें इसे।